हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी जोन। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सीआर फॉर्मूला तक किया था जो 1944 में हुआ, सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हमने वेबल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करना है 1945 में हुआ, और ये हमारी हिस्ट्री सीरीज का जो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज है इसका लास्ट लेक्चर होगा। ये हमने माउंट बैटन प्लान या इंडियन नेशनल जो फोर्स है या आर्मी की जो फॉर्मेशन हुई है वहां तक हमने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज शिमला कॉन्फ्रेंस के टॉपिक से। शिमला कॉन्फ्रेंस या वेवल प्लान, इसे वेवल प्लान इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे इंडिया में वॉइस रॉय थे उनका नाम वेवल था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके थ्रू ये प्लान इंडिया में भिजवाया था, तो इसलिए उसको हम वेवल प्लान भी कहते हैं, जो कि 1945 में आया। अब 1945 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुकी थी और ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा नुकसान भी सहना पड़ रहा था उस टाइम पे। उनके काफी ज्यादा जो अटैक हुए जर्मनी से, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ और जो भी हुआ, लेकिन बाद में वो चलो वर्ल्ड वॉर 2 जीत भी गए, लेकिन उनको नुकसान काफी हुआ। तो एक किस्म से देखा जाए तो उनके पास अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इंडिया को अपनी कॉलोनी के एज ए कॉलोनी आगे कंटिन्यू कर पाए, और इंडिया की भी डिमांड अब एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बढ़ चुकी थी। तो उन्होंने लास्ट ट्राई किया, उन्होंने जैसे पहले अब क्रिप्स मिशन भेजा था, उससे पहले भी जो स्टेटमेंट वगैरह अपनी प्लान्स वगैरह इंडिया में भेजे, तो ये लास्ट उन्होंने अटेम्प्ट किया कि वेवल प्लान भेज के देखते हैं इंडिया वाले कि अब इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। तो वेवल प्लान जब इंडिया में आया तो उन्होंने ये प्रॉमिस इंडिया वालों से किया कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है उस टाइम पे वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो वेवल प्लान में उन्होंने ये कहा कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वो अब सिर्फ इंडियन मेंबर्स की ही होगी। उसमें इंडियन के जितने भी मेन लीडर्स होंगे या मेन जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वही सिर्फ मेंबर्स होंगे, और वाइस रॉय और कमांडर इन चीफ जो भी आर्मी का सबसे बड़ा हेड होगा, सिर्फ ये 2 बंदे ऐसे होंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने लगाएगी। इसके अलावा जितने भी बाकी ऑफिशियल्स होंगे वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो सारे इंडियंस होंगे। और दूसरी उन्होंने ये कहा कि इस वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम्स और हिंदू की दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, कि अगर कोई भी वाइस रॉय की काउंसिल है उसमें अगर 50 बंदे हैं तो 25 हिंदू होंगे और 25 मुस्लिम्स होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। ये था वेवल प्लान। अब वेवल प्लान आ तो गया इंडिया में, लेकिन अब इंडिया वाले अपने जो प्रोटेस्ट थी उसको इस लेवल तक ले आए कि उन्होंने अब ब्रिटिशर्स की बात मानना बंद कर दिया, क्योंकि इसी से पहले हमने देखा कि सीआर फॉर्मूला था, उसी से पहले क्विट इंडिया मूवमेंट आया। तो इंडिया अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहती थी, उसको अब कोई भी ऐसी मूवमेंट्स नहीं चाहते थे, कोई भी ऐसा पॉलिसीज नहीं चाहते थे जिसके कारण वो अब अपनी स्ट्रगल को छोड़ पाए। तो वो इन सबको छोड़ के सिर्फ एक ही डिमांड कर रही थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें तुम्हारे कब्जे से बाहर निकलना है। तो वेवल प्लान इंडिया में आया, उसने ये डिमांड्स रखी कि हम आपको ये डिमांड्स आपकी पूरी करेंगे, लेकिन इंडिया वालों ने इसको भी माना नहीं। अब ब्रिटिशर्स ने आके अपना जो दम है वो तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि अब नहीं होता, अब इंडियंस ने फ्रीडम लेके ही रहनी है, हमें उनको इंडिपेंडेंट करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद कैबिनेट मिशन आया जो कि फरवरी 1946 में आया। ये 1945 में अराउंड सितंबर के अराउंड आया 1945, और उसके बाद कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में आया। इस मिशन के मेंबर कौन कौन से थे? एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन लेके आए थे पहले, और पैट्रिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, वो वाज द मेंबर ऑफ क्रिप्स मिशन। और ये कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन काफी इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज हमारा इंडिया का जितना भी आगे का फ्यूचर होगा वो इसके ऊपर डिपेंड था। कैबिनेट मिशन में जो जो चीजों की प्रोविजन थी वही हमारी आगे, हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद है वही स्टार्ट हुआ। अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। तो इन्होंने अब क्या क्या प्रोविजंस लाई अंडर द कैबिनेट मिशन। सबसे पहली प्रोविजन ये थी कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडिया बटे ना। वो ये 2 नेशन जो थ्योरी थी जो कि जिन्ना ने स्टार्ट की थी कि हमें अलग से एक सेपरेट नेशन चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, वो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि सिर्फ एक ही इंडिया हो, फ्रेंडली इंडिया हो, यूनाइटेड इंडिया हो, क्योंकि उनको पता था कि अब हमने छोड़ना तो है ये, तो इंडिया को हम टूटने से बचा लें। इसके बाद अब दूसरों ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन देंगे, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपना फ्रेमवर्क करेगी, आधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले और आधा अपने आप खुद डिसाइड करे। तीसरा पॉइंट था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाए, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाए, जिसके जो हेड हैं उस टाइम पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सिलेक्ट किया। और लास्ट पॉइंट है कि इस जो इंडिया जो नई गवर्नमेंट बनाई, इसका जो पहला सेशन है उस पहला सेशन की डेट थी 9 दिसंबर 1946, और इसके जो पहले चेयरमैन थे या पहले हेड थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था कैबिनेट मिशन में
फरवरी 1946 में हुआ और ये चीज़ें बीच में आई। मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और इसमें जो क्वेश्चन आने की चीज़ें हैं वो मेन मैं आपको बता दूँ। अब इसके बाद अगली जो हमारा पॉइंट है, हमारा टॉपिक है, वो है एटली स्टेटमेंट। एटली स्टेटमेंट 20 फरवरी 1947 को। तो इस टाइम तक आते आते ना ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया था कि अब हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। अब उन्होंने ये डिसाइड करना था कि कौन सी डेट को इंडिया को वो छोड़ के जाएं। तो 20 फरवरी 1947 को एटली स्टेटमेंट इंडिया में आई। एटली उस टाइम पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिशर इंडिया को छोड़ के जाएंगे 30 जून 1948 में। 1947 में ये स्टेटमेंट आई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि 30 जून 1948 में ब्रिटिशर्स हैं जो इंडिया को फुली इंडिपेंडेंस करके इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। जब ये रिपोर्ट आई, ये स्टेटमेंट इंडिया में आई, तो काफी लीडर्स, जितने भी लीडर्स थे जो मेन पार्टी के, उन्होंने इस रिपोर्ट को, इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप आगे ही इतना लेट कर चुके हैं 1947 में, आगे हम इतनी लेट हो चुके हैं, हम एक और साल वेट नहीं कर सकते, हमें इंडिपेंडेंस इसी साल चाहिए, 1947 में ही चाहिए। तो ये रिपोर्ट को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन को नया अपना वाइसरॉय बनाया गया, उन्होंने वेवर को रिप्लेस करके नया वाइसरॉय की अपनी पोजीशन ली और इसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी जिसको हम बोलेंगे माउंटबेटन प्लान। उसमें पूरा डिसाइड होगा कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया के साथ जुड़ेंगी या क्या कंडीशंस होंगी इंडिया के साथ जुड़ने में। अब एटली स्टेटमेंट जो कि 1947 में ही आई, अब उसके बाद जो अगला इवेंट हुआ वो था माउंटबेटन प्लान। जैसे मैंने आपको बताया कि माउंटबेटन ने वेवर को रिप्लेस करके वाइसरॉय बन चुके थे। अब माउंटबेटन ने जो आगे डिसीजंस लिए वही हमारे इंडिया के लास्ट डिसीजन थे अंडर ब्रिटिश रूल। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ के सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सारी जो भी प्रोग्रेस थी वो इंडिया के हाथों में छोड़ के वो चले गए। तो माउंटबेटन प्लान हमारी इंडियन हिस्ट्री का लास्ट प्लान है जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आया। ये 3 जून 1947 में आया। इससे पहले जो एटली स्टेटमेंट थी उसमें उसने ये कहा था कि हम 30 जून 1948 में इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, जो बाद में जो इंडिया की जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये काफी ज्यादा डिले हो जाएगा, हमें इंडिपेंडेंस 1947 में ही चाहिए। तो माउंटबेटन प्लान 1947 में जब आया, अब इस प्लान के अंदर क्या क्या प्रोविजंस थी। सबसे पहली थी कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगी, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन पे हम दारोमदार छोड़ेंगे वो 15 अगस्त 1947 को ही ट्रांसफर होगी। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया की, अगर हम पूरे देश की एडमिनिस्ट्रेशन ले लेंगे या डिफेंस ले लेंगे, जितना भी काम काज है वो सब कुछ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सौंप दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। दूसरी प्रोविजन ये थी कि अब उनको ये पता तो चल गया था कि अब पाकिस्तान भी एक अलग से नेशन बनेगा, पाकिस्तान भी अलग से नेशन बनने की डिमांड कर रहा है और ये डिमांड हमें माननी ही पड़ेगी। तो उन्होंने ये कहा कि अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, एक इंडिया के लिए अलग से होगी और एक पाकिस्तान के लिए अलग से होगी। दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनेगा। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अब मुस्लिम लीग या जिन्ना जो है आगे जाके तय करेंगे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अलग जो लीडर हैं वो तय करेंगे। तो पहले जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात चल रही थी, अब ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होना स्टार्ट होगी। तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का डिसीजन लिया गया। तीसरा, पंजाब और बंगाल। अब आपको जैसे पता होगा कि बंगाल में मेजोरिटी जो उस टाइम पे थी मुस्लिम्स थी और पंजाब में भी उस टाइम पे मेजोरिटी जो थी मुस्लिम्स थी। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि पंजाब और बंगाल को इस टाइप से डिवाइड किया जाएगा कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी होगी वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेगी और बाकी जो मेजोरिटी होगी, जो हिंदू मेजोरिटी होगी, बाकी किसी और कम्युनिटी की मेजोरिटी होगी ही इंडिया के साथ जुड़ेगी। अब बंगाल का जो मुस्लिम मेजोरिटी का हिस्सा था वो जाके बाद में बांग्लादेश बन गया और जो पंजाब का जितना भी मुस्लिम मेजोरिटी का था वो एक्सोडस, हम एक्सोडस कहते हैं कि मास ट्रांसफर। एक जगह से जब लोग काफी ज्यादा तादाद में दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसको एक्सोडस बोलते हैं, EXODUS, ये एक इंग्लिश का वर्ड है। तो एक्सोडस जो उस टाइम पे हुआ कि पंजाब से जितने भी मुस्लिम से वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, पाकिस्तान का जो मुस्लिम मेजोरिटी का नेशन बना उस टाइम पे। तो इस टाइम पे काफी ज्यादा दंगे वगैरह, वो हमारा एम्बिट नहीं है, हमें उसमें जाना नहीं है। तो अगला जो हमारा पॉइंट था, पंजाब और बंगाल को उस टाइप पे डिवाइड किया जाए कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा, मुस्लिम जो नेशन है उसमें ज्यादा जाके जुड़ जाए। और 4th पॉइंट था लेटर ऑफ एक्सेशन। अब ये लेटर ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या है? जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो हमारे वाइसरॉय थे, उन्होंने ये एक लेटर एक फॉर्मेट के हिसाब से निकाला कि ये लेटर हर एक प्रिंसली स्टेट्स के पास जाया जाए। 565 प्रिंसली स्टेट्स, हर मतलब 565 हमारे पास उस टाइम पे स्टेट्स थी।
जिसके छोटे छोटे राजा थे, उस टाइम पे नवाब अलग अलग थे। तो माउंटबेटन ने ये कहा कि ये 565 स्टेट्स के पास ये लेटर जाया जाए और उनके पास ये पूरा हक है कि वो चाहे तो इधर पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं या इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, या वो अपना एक अलग से नेशन बना सकते हैं। ये उनके पास इंडिपेंडेंट चॉइस है। तो सभी के पास एक्सेशन के लेटर गए। कई सारे नवाब ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ साइन किया, कई सारे नवाब ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के साथ साइन किया, और कई नवाब ऐसे थे जिन्होंने अपना अलग से एक नेशन बनाने की डिमांड की। जैसे कश्मीर वगैरह देख लो, ये पहले अपना इंडिविजुअल एक नेशन बनाने की डिमांड करते। जूनागढ़ के जो महाराजा थे वो पाकिस्तान में पहले जुड़ गए थे। इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाने के लिए तो आपको अलग से खुद पढ़ना पड़ेगा, या मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एबीपी न्यूज की एक प्रधानमंत्री की एक सीरीज निकाली थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये पूरे वीडियो लेक्चर निकाले हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि ये लेटर ऑफ एक्सेशन 565 प्रिंसिपल, इसके वो काफी डिटेल्ड में उन्होंने वीडियोस दी हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, तो आप प्लीज रेफर कर लीजिए। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था कि वो इधर इंडिया के साथ जुड़े या पाकिस्तान के साथ जुड़े। तो ये सब कुछ था माउंटबेटन प्लान के साथ। पूरा सब कुछ डिसाइड हो चुका था कि इंडिया अलग से नेशन बनेगा, पाकिस्तान अलग से नेशन बनेगा। इंडिया के जो आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो अलग से होगी, पाकिस्तान की अलग से होगी। जिन्ना जो होंगे वो पाकिस्तान को हेड करेंगे। बांग्लादेश, जो आज का नाम बांग्लादेश है, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी, और यहाँ पे ये वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारे इंडिया की हिस्ट्री है, जिसमें इंडिया लास्ट में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। हमारा इंडियन नेशनल आर्मी का टॉपिक है। ये भी उसी टाइम पे 1942 और 1943 के टाइम जोन पे ही बनी। होता क्या है कि इसका जो आइडिया है, इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया है, ये मोहन सिंह देते हैं। मोहन सिंह उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी के एक इंडियन ऑफिसर होते हैं, ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर होते हैं, जिनका आइडिया ये होता है कि हम एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाए, इंडियन, जिसको हम आजाद हिंद फौज उस टाइम पे नाम दिया गया। आईएनए जो फॉर्म की गई थी, आइडिया मोहन सिंह ने दिया था, लेकिन बनाई रास बिहारी बोस ने बनाई थी उस टाइम पे। तो जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई, तो वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद जापान और इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा हो गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जापान में काफी उनका अच्छा मान्यता होगी। जर्मनी से भी सुभाष चंद्र बोस की काफी अच्छी बनती थी। तो जापान और इंडिया का काफी फ्रेंडली नेचर था, जिसको ब्रिटिशर्स ने बाद में जाके देखा और बाद में जाके उससे काफी घबरा भी गए। तो जापान ने जितने भी इंडियन प्रिजनर्स थे, जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में कैद किए उन्होंने पकड़े, उन सभी को रिलीज करके मोहन सिंह को सौंप दिया कि आप इंडियन प्रिजनर्स को लेके जाओ। और मोहन सिंह ने बाद में उनको ट्रेनिंग वगैरह दी और रिक्रूट करके इंडियन नेशनल आर्मी में उनको भर्ती कर दिया, उनको रिक्रूट कर दिया इंडियन नेशनल आर्मी में। तो ये सभी अब इंडियन नेशनल आर्मी जो आगे है, 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ टोक्यो में, जहां पे ये डिसाइड किया गया कि इंडिया में एक लीग बनेगी, जिसे हम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बोलेंगे। इसकी एक फॉर्मेशन होगी। ये आजादी होने से पहले, 47 से पहले की बात है, तो ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक टॉपिक है इंडियन नेशनल आर्मी का, इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनेगी 1947 से पहले, 1942 के अराउंड, जिसमें हमारा ये मकसद होगा कि हमने इंडिपेंडेंस लेनी है आजाद हिंद फौज को यूज करके। तो 1942 में रास बिहारी बोस उस टाइम के प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल आर्मी के। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का हेड बना दिया जाता है। तो हमारा जो हिस्ट्री का लेक्चर है वो यहीं तक था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैंने आपको हिंट्स ही दी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे फॉर्म हुई, इसके पहले कौन से प्रेसिडेंट थे, बाद में कौन से बने। तो हमारा जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है वो माउंटबेटन प्लान था की थी, जो 1947 में जाके खत्म होगी। इसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उसको हमने अप्लाई किया, और उसके बाद जो वो हमारा बाकी का पार्ट है वो हमारा इंडियन नेशनल स्ट्रगल का एम्बिट नहीं है। तो हमारा जो हिस्ट्री की सीरीज है वो यहीं तक थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो, तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर दे सकता हूँ, जिसमें सभी टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको अगर वो चाहिए तो उसकी प्लीज आप नीचे हमें मेंशन कर दीजिएगा। तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप जैसे आप रिस्पॉन्स देंगे उसी के हिसाब से हमारा भी रिस्पॉन्स बनेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।